नमस्कार, मैं सारस्वत और आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंतर्गत। भारत की खोज हम लोग पढ़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये पुस्तक है और अध्याय 2 के हम भाग 2 के वीडियो में मिल रहे हैं। अध्याय 2 है और वीडियो भी 2 है। आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और पार्ट फर्स्ट की लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज पढ़ेंगे हम तलाश पढ़ रहे थे भारत के अतीत की झांकी के अंतर्गत। हम पहले कुछ प्रश्नों को देखे थे। पहले पन्ने पर कुछ प्रश्न थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में थे कि भारत के पास ऐसा क्या बचा है, भारत है क्या, आखिर मेरी विरासत क्या है। बहुत तरह के प्रश्न जो है नेहरू के मन में उत्पन्न हो रहे थे, बन रहे थे। तो उन सभी का उत्तर जो है इस पृष्ठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है ये जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। टीले यानी गुंबद पर। ठीक, मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ के प्राचीन नगर तथा वहाँ के घर और गलियां बिखरी हुई थीं जिनका समय जो है 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। ठीक है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ठीक, ये कहते हैं कि साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यह प्राचीन थी, मतलब ओल्ड थी, और पूर्णतः पूरी तरह से एंटायर रूप से जो है हम कह सकते हैं कि विकसित सभ्यता थी, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है, इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण क्या है? ये कहते हैं कि इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ठीक है, ठेठ भारतीयपन और आधुनिक भारत की सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बारंबार बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। ठीक है, कहते हैं कि आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है और यह विचार हमें आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? प्रश्न एक यहाँ पे भी बन रहा है कि इस मजबूती का रहस्य क्या है? किस मजबूती? तो फिर भी उस सांस्कृतिक आधार, उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है? कहते हैं फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत उनसे प्रभावित भी हुआ है और उन्हें प्रभावित भी किया है। ठीक, इनकी सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था, तो इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। किसने पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा। मुझ पर विचार की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके
पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। ठीक है, तो कौन सोचने लगा कि बहुत से यात्राओं ने की दास्तान छोड़ गए थे? कौन? चीन तथा पश्चिमी मध्य एशिया से आए यात्री जो है बहुत सारी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे, यादें छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। वे सोचने लगे भारत की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और मिथक झूठ, ठीक है, दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने पहाड़ों के प्रति किसका प्रेम? जवाहरलाल नेहरू का प्रेम। ठीक है, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। ठीक है, तो पहाड़ों के प्रति जवाहरलाल नेहरू का प्रेम और कश्मीर के साथ उनके जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते ने उन्हें उनकी ओर जो है विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। ठीक है, और भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने किसे आकर्षित किया? जवाहरलाल नेहरू को आकर्षित किया। ठीक है, इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। ठीक है, इंडस या सिंधु को हम इंडस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडस सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक, किसके आधार पर? तो इंडस या सिंधु के आधार पर इंडिया और हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई। ठीक है, इतिहास की मुख्य धारा से ब्रह्मपुत्र कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। ठीक, यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। ठीक है, यमुना के चारों किनारे नृत्य, उत्सव, नाटक, तो ये सब जो है श्री कृष्ण ने जो है किया था, इनके नाटक वगैरह इनके चारों ओर। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। इतिहास के आरंभ से ही जो है गंगा, भारत की नदी गंगा भारत के दिल पर राज की है, हृदय पर राज की है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। फिर कहते हैं, मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। कहाँ का पत्थर?
तो बनी खूबसूरत इमारतों का पत्थर, आगरा दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतों का पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? इलाहाबाद और हरिद्वार के महान स्नान पर्व कुंभ में। ठीक है, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे थे। ठीक है, जैसे उनके पुरखों ने, पुराने एंसेस्टर्स आते रहे होंगे, तो उसी तरह से मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो की उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। ठीक, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलाकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे। ये कौन लिख रहा है? जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। कौन? उनके पूर्वज जो भूमि में जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। ठीक है, जब भी वो किसी ऐसे स्थान पर जाते थे तो उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र जो है उनके सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। ठीक है, अब आपसे इस पे प्रश्न बन सकता है कि अशोक के पाषाण स्तंभ, पाषाण पुराने स्तंभ थे, तो उसने बहुत से स्तंभ बनवाए थे अशोक ने। ठीक है, तो कहते हैं कि जो खुद सम्राट होकर किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुला कर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली हुई थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो ये थी हमारी भारत के अतीत की झांकी, जो कि हमने आज के इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ा। आज ये भारत के अतीत की झांकी पूरा हुआ, लेकिन तलाश के अंतर्गत हम बहुत से टॉपिक्स को अभी भी डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अत्यधिक शेयर कीजिएगा।